McAfee World. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर, सबसे पहले हम ऑर्डर को समझते हैं। तो ऑर्डर को समझने के लिए हमने एक इक्वेशन रैंडमली इस तरह से कुछ लिख ली। ए बी बी गैस सी सी प्लस स्मॉल डी एंड कैपिटल। ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर x एंड b टू द पावर y। ठीक है, ये इसका रेट लॉ आया। तो इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर x क्या है, x इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी x प्लस वाई। ठीक है, तो यहां से आप देख ही रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट एक आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है कि ऑर्डर क्या हो सकता है। ऑर्डर कैन बी, आप इसको ऐसे स्टार बना के भी लिख सकते हैं। ऑर्डर कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल, इंटीजर और निगेटिव। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल टर्म। इसको हम थियोरेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड। तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड टर्म, इसको हम कभी भी थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑर्डर के बेसिस पे हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते थे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के क्या आएगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म था उसकी पावर में 1/1 - n, और जो टाइम का टर्म था उसकी पावर में -1। तो अब यहाँ पर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में और टाइम को सेकेंड में रिप्रेजेंट करें, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के का यूनिट क्या आएगा भाई, यहाँ पर रखिए n की जगह पर 0। तो ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, और टाइम की पावर में क्या जाएगा वहां पर, टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम, जो भी टाइम का आप यूनिट यूज करें। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग अगर फर्स्ट ऑर्डर का लिखेंगे तो क्या आएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या आने वाली है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर एन की जगह 1 रख दिए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, टाइम इनवर्स, यानी 1/टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का अगर हम ऑर्डर जानते हैं तो हम के का यूनिट बता सकते हैं, और अगर हमें यूनिट ऑफ के दिया हुआ है तो भी हम ऑर्डर बता सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी आएगा कि आपको यूनिट ऑफ के वगैरह दे देगा और आपसे ऑर्डर वहां पे निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने ऑर्डर के बारे में समझा। ऑर्डर पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है, हम इसको थ्योरेटिकली नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए। अभी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि हमें डेटा कैसे मिलता है और हम लोग उससे कैसे कैसे ऑर्डर कैलकुलेट करते। तो अभी हम लोग सारा कैलकुलेशन हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग टर्म सीखने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी जो प्योरली थियोरेटिकल टर्म होता है, ये कोलिजन थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पहले बता दें कि मॉलिक्यूलरिटी कैन बी इंटीजर ओनली, कैन नॉट बी 0,
नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, बट ऑर्डर कैन बी। ठीक है, और मॉलिक्युलरिटी क्या हो सकता है, ये ऑलवेज एक कंप्लीट इंटीजर होता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of the reaction। तो हम लोग इसको शॉर्ट में यहाँ पर डेफिनेशन भी इसकी लिख लेते हैं। मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन। देखिए वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपके कैसे हो सकते हैं, एटम्स के फॉर्म में हो सकते हैं, आयंस के फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of the reaction, is called molecularity of reaction। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, एक रिएक्शन लिखा NH4NO2, और हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये किस में डिकम्पोज होगा, नाइट्रोजन गैस और वाटर में। तो यहाँ पर देखिए कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं, 1। तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वही उसकी क्या हो जाती है, मॉलिक्युलरिटी हो जाती है। तो मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शंस को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी, on the basis of molecularity reactions are classified as below, ठीक है। तो अब जैसे कि पहला हमने बोला यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती है, इन विच मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट, 1। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कितना आता है भाई, 2 आएगा। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इस केस में मॉलिक्युलरिटी कितना आता है, 3। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज वेरी रेयर। जैसा कि आप जानते हो कि एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो इनमें इनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और वेरी रेयर कि इनमें 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड कर सके। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज़ वेरी वेरी रेयर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन मॉलिक्युलरिटी इज वेरी वेरी रेयर। आप कह सकते हो कि पॉसिबल ही नहीं होती, मिलती ही नहीं है। लेकिन मैंने इसीलिए इम्पॉसिबल वर्ड नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसकी मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 आर, लेकिन नॉर्मल केस में इन जनरल मोर देन 3 मॉलिक्युलरिटी मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है कि जो रिएक्शंस होती हैं उनको नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पे फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स,
classification of chemical reaction on the basis of number of स्टेप्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को जब आप क्लासिफाई करते हैं तो मेनली वो दो स्टेप्स, दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है भाई? सच रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन वन सिंगल स्टेप। सच रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन वन सिंगल स्टेप। वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शंस आर known as elementary reaction। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़े आसान से आप समझ सकते हो। दूसरा इसका टर्म था यहां पर क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए मोस्टली रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होती है, कोई भी रिएक्शन जनरली आसानी से एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, मोस्टली रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अगर आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगा? मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शंस आर known as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में होती है उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आप पूरी केमिस्ट्री में कई बार सुनेंगे, जहां जहां पे भी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे वहां पर ये टर्म आपको जरूर सुनाई पड़ेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए एक बहुत आसान सी लैंग्वेज में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप, मैं इसको सिंपल सा कम वर्ड्स में ही एक्सप्लेन करता हूं। स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है चीज? अब देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर वो एक स्टेप में हो रही है यानी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका तो एक ही स्टेप है, तो वहां पर हमें कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो क्या होगा? वो उस रिएक्शन का रेट कौन से स्टेप पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। रेट मतलब ओवरऑल रिएक्शन को होने में टोटल कितना रेट लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो डिटरमाइन करने वाला जो स्टेप होगा उसी को हम लोग बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो द स्टेप which completely define the rate of reaction is known as rate determining step। अब rate determining step को हम बहुत एक छोटे से दूसरे एक लाइव एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग एक कार असेंबली देखते हैं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को समझने के लिए। एक हमने एग्जांपल लिया कार असेंबली। एक फैक्ट्री में कार असेंबल हो रही है, कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो कार की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसकी सीट बनेगी। ठीक है, और फिर उसका एक पार्ट होगा सीट, एक जगह पे सीट बन रही होगी, एक जगह उसका बॉडी बन रहा होगा। ठीक है, और एक जगह पर उसके इंजन्स बन रहे होंगे, और एक सेगमेंट होगा जहां पे अदर पार्ट्स बन रहे होंगे, अदर पार्ट्स। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि एक कार को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम किस पे डिपेंड करेगा? इन सारे स्टेप्स के फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। मैं ऐसे प्रैक्टिकल बात में नहीं करते, हम एक यहाँ पे ऐसे रैंडम एग्जांपल बोलते हैं। जैसे सीट बनने में इसको 2 डेज लगे, ठीक है, बॉडी बनने में इसको 5 डेज लगे,
इंजन प्रिपेयर होने में, पूरी तरह से होने में इसको यहाँ पर 7 डेज लग गए, और अदर पार्ट जो है वो कंप्लीट होने में 2 डेज लगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होने में, सॉरी, कार की असेंबलिंग होने में फाइनली कितना टाइम लगेगा, तो आंसर होगा इसका, इसका आंसर है 7 डेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सबसे स्लो, सबसे लेट कौन सा बन रहा है, इंजन। जैसे ही इंजन हमारा बन जाएगा हमारी कार असेंबल हो सकती है। ठीक है, तो कार असेंबल होने के लिए कब आपको रेडी मिल जाएगी, व्हेन इंजन विल प्रिपेयर। तो इस रिएक्शन का ये जो स्टेप है ये क्या है, ये इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है RDS। तो इस कार असेंबली यूनिट का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इंजन। यहाँ पे उसको 7 डेज लग रही है, सबसे स्लो स्टेप है, जो सबसे स्लो स्टेप है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझे तो इंजन वाला जो है इसका एलिमेंट्री स्टेप हो जाएगा, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगा, जो उस रिएक्शन के क्या डिफाइन करेगा, उस रिएक्शन का रेट डिफाइन करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है भाई। तो अब इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के और क्या फायदे होते हैं, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को अगर आपने एक बार डिटरमाइन कर लिया तो फिर सिंपल सी चीज होती है, ड्यूरिंग मैकेनिज्म आप यहां पर लिख सकते हो ऐसे स्टार बनाकर, ड्यूरिंग मैकेनिज्म नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड in rate determining step. During mechanism, number of molecule collide in rate determining step will be molecularity of the reaction. Molecularity of the reaction. ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को अगर आपने प्रेडिक्ट कर लिया, यानी स्लो स्टेप को, तो उस स्टेप में जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं वही उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी। कोलाइड का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे डिसाइड करेंगे, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के, वही उनका जो सम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इन जनरल ऐसा देखा गया, बट मैं ऐसा बता रहा हूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा होता है। इन जनरल फॉर आरडीएस, दिस ऑर्डर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मॉलिक्युलरिटी हो जाता है। तो इन जनरल फॉर आरडीएस ऑर्डर इज इक्वल्स टू molecularity. See the problems based on the order of reaction. तो जैसे इक्वेशन दिया आपको 2NO plus 2H2 gives N2 plus 2H2O, तो यहाँ पर आपको रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस यानी मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं और रिएक्शन का रेट दिया है। तो ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। हमने बताया था आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो ये वही एक्सपेरिमेंटल डेटा है। अब इसकी हेल्प से देखिए हम लोग कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक इसका रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो इसका रेट एक्सप्रेशन कैसा आएगा, R इज इक्वल टू K टाइम्स NO टू द पावर X एंड H2 टू द पावर Y, और हमें इस X और Y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, हमारे पास यहाँ पर इन तीनों की 3 वैल्यूज हैं, R, NO और H2 की। उन तीनों को पुट करके हम लोग यहाँ पर 3 इक्वेशंस बना लेते हैं। चलिए तीनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। पहले 3 इंटू 10⁻⁵, फर्स्ट वैल्यू को मैंने पुट किया है, K हमें अननोन है, इसको ऐसे रहना दीजिए। और NO का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻⁻³ टू द पावर X, और दूसरा H2 दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻3, उसकी पावर दिया हुआ है Y। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो वो कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻⁵, K 15 इंटू 10⁻⁻3 टू द पावर X, 2.5 इंटू 10⁻⁻3 टू द पावर Y, एंड थर्ड इक्वेशन बनेगा 15 इंटू 10⁻⁻3, दैट इज इक्वल्स टू K टाइम्स, सॉरी मिस्टेक्स, गलत लिख दिया यहाँ पर,
ये 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ है, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और NO दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻3 और H2 दिया हुआ है आपको 10 इंटू 10⁻⁻3 तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गई है, यहाँ पर 3 डिफरेंट इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन इक्वेशंस को इस तरह से मैनिपुलेट करिए कि आपको x और y का वैल्यू मिल जाए। तो इसमें हम देखिए सबसे पहला मैनिपुलेशन जो करने जा रहे हैं, देखिए दो इक्वेशन को, फर्स्ट टू, अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, इफ वी डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। अगर आप फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर देंगे तो ये 10⁻⁵ कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/3, और राइट साइड पे ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 तो यहाँ पर आप 1/3 की पावर निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जा रहा है। क्या है x का वैल्यू? x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी 1। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब y निकालना है, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन देखनी होगी जहाँ पर x का टर्म कॉमन हो, वो है सेकेंड और थर्ड। तो अगर हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दें, अगर आप देखिए यहाँ पर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दें, तो सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1/4 और इक्वल्स टू मिलेगा आपको 1/4 टू द पावर y। ठीक है, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा y का वैल्यू? y का वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा 1। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से कितना मिल जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा आ जाएगा यहाँ। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन हमारा सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कितना आ चुका है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज x प्लस वाई, एक्स और y दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमें ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो आप इस x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में उठाकर आप पुट कर दीजिए, आपको ऑर्डर ऑफ क्या मिल जाएगा, रिएक्शन मिल जाएगा। चलिए तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बी पार्ट को। बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया। तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या दिखेगा, 3 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू के, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ आपको ये मिलेगा। अब इस इक्वेशन में आपको k निकाल के सॉल्व करना है, तो k की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो k का वैल्यू यहाँ से सॉल्व होके कितना मिलेगा आपको, जब इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k आपको सॉल्व करने पे आएगा यहाँ पर 2.4। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम गिवन डेटा की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, एज वेल एज उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है 3A गिव्स P, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो होता है वो 4 टाइम्स कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो आपको इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर रेट लॉ लिखिए, R इज इक्वल टू K, और जो भी आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन है, A है, और A टू द पावर हमने कुछ यहाँ पर रैंडमली X वैल्यू ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये x वैल्यू गिवन दे दी गई है और आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अब हम फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने ये लिख रखा है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या किया गया कि a को 4 टाइम्स कर दिया गया, a को 4 टाइम्स कर दिया गया, तो यहाँ पर आप इसको 4a टू द पावर x लिख दीजिए, ये k वही रहेगा, और रेट कह रहा है कि वो पहले से डबल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, k कट जाएगा, r कट जाएगा, a कट जाएगा, और आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 इक्वल्स टू 1/4
1/4 और इस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1/4 को आप इसको ऐसे भी रहने दे, चाहे तो आप इधर साइड पे इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, 1/4 का स्क्वायर रूट लिख सकते थे। तो आप यहाँ से कंपेयर करके क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से आप कंपेयर करके x का वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू आपको क्या आएगी, 1/2। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया है, 1/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1/2 आ चुका है। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से भी ऑर्डर का क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल सिमिलर फैशन पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, 2a + b गिव्स c, b + c गिव्स d + 2e, और यहाँ पर आपको विद रिस्पेक्ट टू a b c उनके ऑर्डर दे दिए गए हैं और आपको रेट लॉ लिखने को बोला गया है। तो देखिए सबसे पहला आपको जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए रेट लॉ क्या आएगा, R = K टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर कितना है 1, विद रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर कितना है 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू C ऑर्डर कितना है 0। तो फाइनली आपका रेट लॉ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट कह रहा व्हाट इज द रेट इफ वी डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, और हमने इन सब के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो नया हमने रेट एज्यूम किया R1 हो गया। तो R1 = क्या हो जाएगा, K × A को हम 2A लिख देंगे, B को हमने यहाँ पर 2B लिख दिया और C को हमने 2C लिख दिया। ठीक है, अब जरा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 बाहर आ जाएगा और K एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B का स्क्वायर इतना बचेगा हमारे पास। ठीक है, और ये C की पावर तो 0 ही रहने वाला है, उसको C की, हमें किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, हमें उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं ये टर्म क्या है, ये प्रीवियस वाले का रेट है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो उसका रेट क्या हो गया, 8 टाइम्स इंक्रीज कर गया है, उसका रेट क्या कर गया है, 8 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह ऑर्डर और मौलिक ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, ओके।